बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स बुक 1 जो है इसके लेक्चर्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मैंने आपको उनकी टाइप्स यानी वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में बताया और हमारा लेक्चर एंड यहाँ पे हुआ था कि मैं आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताने लगा था। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और वेक्टर को सिम्बॉलिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्टली हम वेक्टर्स को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, वेक्टर्स को जब बुक वगैरह में, लिटरेचर वगैरह में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसके लिए डेफिनेटली हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स यूज़ करते हैं, A B C एंड सो ऑन। लेकिन इसको हम लोग मेंशन कैसे करेंगे? अगर बुक में लिखा हुआ मिले तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेक्टर की जो पहली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो होती है बोल्ड फेस लेटर्स। बोल्ड फेस लेटर्स यानी आपको वो लेटर जो हैं वो गाढ़े लिखे हुए मिलेंगे। फर्स्ट, जैसे कि अगर आपने वेक्टर ए को जाहिर करना है कि जो ए लिखा हुआ है तो वो इस तरह से बोल्ड लिखा हुआ होगा। इस तरह अगर बोल्ड लिखा हुआ है तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली कोई वेक्टर फोर्स का है तो वो बोल्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये बोल्ड फेस लेटर्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए। आप अपनी बुक पे देखोगे आपको इस तरह के सिंबल्स मिलेंगे जिनको उसने बोल्ड फेस लिखा होगा। तो एक तो वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये भी। आप डेफिनेटली अगर हम लोग इसको बुक पे लिखें, सॉरी नोटबुक पे लिखें, या हम लोग प्रैक्टिस करें इसकी, तो हमें बार बार ये बोल्ड फेस लिखने से प्रॉब्लम होगा। तो इसका एक दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि वेक्टर की दूसरी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से होती है कि आप बोल्ड फेस लेटर यूज़ ना करें, आप सिंपल वेक्टर के लिए लेटर यूज़ करें और उस लेटर के ऊपर या उस लेटर के नीचे बॉटम पे एरो हेड यूज़ कर दें। तो ये एरो हेड जो है ये भी वेक्टर्स को ही जाहिर करता है। जब भी आप बोल्ड फेस लेटर लिखा हुआ देखो कहीं पे, यानी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ये नहीं है कि अगर वैसे भी कहीं बोल्ड फेस लेटर लिखा तो इट मीन्स को वो वेक्टर है। फिजिक्स में जब कभी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा किसी को भी, तो उसको या तो बोल्ड फेस लिखा हुआ वो मिलेगा या फिर वेक्टर के उस सिंबल के ऊपर या उसके नीचे आपको एरो जो है वो एरो हेड मिलेगा। ये तो होगी वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जब हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा जी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन यूज़ करते हैं, एक लाइन विद एन एरो हेड, यानी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। इसमें जो लाइन की लेंथ है ये वेक्टर की वैल्यू को जाहिर करती है कि उस वेक्टर की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे फोर्स एक वेक्टर है तो वो फोर्स 1 न्यूटन की भी हो सकती है, वो 10 न्यूटन की भी हो सकती है, वो 100 न्यूटन की भी हो सकती है। तो इस वेक्टर की जो हम लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इस लाइन की लेंथ आपको बताएगी कि उस वेक्टर जो है उसकी वैल्यू कितनी है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो कि भाई लाइन से कैसे पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है। देखें, लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने एक स्केल चूज़ करना होता है, अप्रोप्रिएट स्केल अकॉर्डिंग टू सुटेबल स्केल। जैसा कि आप लोग आमतौर पे जब पेज के ऊपर लाइन लगाते हो तो आप स्केल के साथ सेंटीमीटर्स में वो लाइन जो है वो ड्रॉ करते हो। तो उसमें आप लोगों को एक स्केल ड्रॉ करना पड़ता है। जैसा कि आप लोग फॉर एग्जांपल आप स्केल ड्रॉ कर लेते हो कि जी अगर मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो 2 न्यूटन के बराबर होगा, 2 न्यूटन फोर्स के बराबर। अब ये स्केल आपने खुद सिलेक्ट कर लिया ना, इट मीन्स कि अब अगर आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे तो वो 10 न्यूटन की फोर्स को जाहिर कर रही होगी। तो जब आपने एक स्केल ड्रॉ कर लिया, अब आपने फोर्स के ही अगर 3-4 वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, एक 1 सेंटीमीटर का हो गया, एक 2 सेंटीमीटर का हो गया, एक जो है वो 10 सेंटीमीटर का हो गया, तो वो अकॉर्डिंग टू चूजन स्केल उसकी लेंथ जो है, उसकी लाइन की लेंथ जो है वो आपको ये बता रही होगी कि उस वेक्टर की वैल्यू कितनी है। 2 न्यूटन है, 10 न्यूटन है। सिमिलरली एक्सेलरेशन का वेक्टर हो सकता है, सिमिलरली वो वेलोसिटी का वेक्टर हो सकता है। तो मैं बता रहा था कि ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से और उसके साथ एक एरो हेड होता है। तो लाइन जो होती है वो अकॉर्डिंग टू चूजन स्केल, जो स्केल आपने चूज कर लिया, ये आपके अपने बिहाफ पे होता है कि आपने स्केल कितना चूज करना है। आप 2 सेंटीमीटर को भी 2 न्यूटन ले सकते हो, छोटा या बड़ा स्केल आप चूज कर सकते हो। तो उस लाइन की जो लेंथ है वो अकॉर्डिंग टू सुटेबल स्केल वेक्टर की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और जो एरो हेड होता है ना, ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि डायरेक्शन उसकी ईस्टवर्ड है, वेस्टवर्ड है, नॉर्थवर्ड है और या साउथवर्ड है। उसके लिए हम लोग रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये डेफिनेटली हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे कि ये एक्सिस क्या होते हैं। बहरहाल ये वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया।
आज हमने पढ़ा कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है और वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे चलें तो वेक्टर्स को, जैसे मैंने कहा ना कि इसकी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के हवाले से हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको हम लोग आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है, वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेके चलेंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, या आपकी बुक के ऊपर जो इसका नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा दैट विल बी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर, तो बेटा जी ये क्या होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है जी, टू लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइनें जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब, परपेंडिकुलर आप जानते हो ना, 90 के एंगल पे एक दूसरे को कट कर रही हो। टू लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, 90 के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, कट कर रही हो एट अ सिंगल पॉइंट। एक ही पॉइंट के ऊपर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइनें जो एक दूसरे को कट कर रही हो, ये बनाती हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी रेक्टेंगुलर से मुराद के रेक्टेंगल टाइप बन रही है, वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस या सिस्टम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दो लाइनें हैं तो इसलिए सिस्टम हो गया। तो इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस की प्लूरल यानी इसकी जमा जो है वो एक्सिस होती है। एक्सिस, सिंगल लाइन एक्सिस, और इसकी जमा जो है वो एक्सिस होती है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। इनमें से एक लाइन जो है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। आप लोग इससे पहले वाकिफ़ हो। इसका जो वो रूल सिंपली ये होता है जी कि जो हमारे पास हॉरिजेंटल एक्सिस होता है, हॉरिजेंटल उफ़क़ी सतह पे जो एक्सिस होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, और इसके लिए हम एब्सिसा का वर्ड भी यूज़ करते हैं। और जो इसमें वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल एक्सिस होता है जो एक्स एक्सिस को 90 के एंगल पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा होता है, उसको हम लोग वाई एक्सिस भी बोलते हैं, या वाई एक्सिस के साथ इसका दूसरा नेम जो है वो ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। सो इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में मिलके कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस किस लिए होते हैं, इनकी हम डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे कि बेसिकली ये वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना, कि वेक्टर्स को अगर हम लोगों ने प्लेन में, या वेक्टर को अगर हमने स्पेस में रिप्रेजेंट करना हो, प्लेन और स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंशाल्लाह ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।